और अब खबरें तफसील से। कश्मीरी पंडित आनजहानी सर्बानंद कौल प्रेमी और उनके बेटे वीरेंद्र का आज 33वां यौम शहादत है। दोनों को 90 की दहाई में मिलिटेंटों ने गोली मारकर हलाक कर दिया था। दोनों की याद में एक तकरीब मुनक्किद की गई। एलजी मनोज सिन्हा ने सर्बानंद कौल प्रेमी को सलाम पेश करते हुए कहा कि सर्बानंद ने समाज के लिए अजीम कुर्बानियां दी। एलजी ने कहा कि मशहूर शायर मशहूर ने इन्हें प्रेमी का नाम दिया और वो हमेशा अमन, मोहब्बत और भाईचारे की बात करने की कोशिश करते रहे। मनोज सिन्हा ने कहा कि वो कश्मीरी पंडितों को जिला वतनी के दर्द को समझते हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के इकोसिस्टम को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और जम्मू कश्मीर में मुस्तकिल अमन को यकीनी बनाने का अहद किया जा रहा है। एलजी ने मजीद कहा कि वो चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर इसकी पुरानी अज़मत दोबारा हासिल करे। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों की सकाफत और अदब के तहफ़्फ़ुज़ और फरोग के लिए रकम खर्च करेंगे। इस मौके पर मनोज सिन्हा ने सर्बानंद कौल प्रेमी पर लिखी गई एक किताब का इजरा किया। आनजहानी सर्बानंद कौल प्रेमी के बेटे राजेंद्र प्रेमी ने कहा कि कश्मीरी पंडितों को जिला वतनी के दौरान बहुत से मसाइल का सामना रहा है, लेकिन फिर भी कम्युनिटी ने अपनी सकाफत की हिफाजत की है। हमारे बीच में मेरे एक युवा मित्र, एक नौजवान दोस्त डॉक्टर गुलजार राथिर साहब भी बैठे हैं। हमारी महफिल में 2 लोग आए और हो सकता है, संभावना है कि यहां से हमारे 2-4 लोग कल वहां चले जाएं। एक रास्ता बनेगा, एक पुल बनेगा। पुल बनाने की बहुत ही आवश्यकता है ताकि वहां के लोग यहां आ सके। कहीं भी देश में, पूरे विश्व में जहां जहां पे हमें लगता है कि वहां के लोग यहां जाएं, यहां के लोग वहां जाएं, ताकि मानवता हो, इंसानियत हो, तो उसके लिए पुल बनाने की बहुत ही आवश्यकता है। गुलजार साहब ने 96th बर्थडे जब मेरे पिताजी का था तो साहित्य अकेडमी ने अपना एक ट्रिब्यूट दे करके उनके लिए, उन दिनों कोविड चल रहा था, तो उन्होंने एक सभा, ऑनलाइन सभा का आयोजन किया और मुझे सेक्रेटरी साहब का फोन आया, राव साहब का, कि हम कश्मीर के एक मायानाज सपूत के इसमें सुमरन में एक थ्रू माई विंडो जिसे कहते हैं वो टॉक का आयोजन करेंगे। तो वो टॉक डॉक्टर गुलजार राथिर ने किया। जब मैंने वो सुना, जब मैंने वो टॉक सुनी, बहुत सारी नई चीजें सुनने को मिलती हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये जो सारा लिटरेचर है हम तक पहुंच जाए, आम लोगों तक पहुंच जाए, ताकि पता लगे। व्यक्तित्व जिसे कहते हैं, पर्सनैलिटी जिसे कहते हैं, पर्सनिफाइड इन somebody is art, somebody is culture, somebody is language, ये लोगों में आना चाहिए। नहीं तो मेरे घर में जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट पड़े हैं मेरे पिताजी के हाथ के लिखे हुए, तो उनका कोई फायदा नहीं होगा। ये मैं मानता हूं कि सर्बानंद जी मात्र कवि नहीं हैं, बल्कि वो हम सभी के लिए दिव्यता का एक माध्यम है, जिनके जरिए महान आदर्शों पर चलने की प्रेरणा कोई भी ले सकता है। समर्पण की, सेवा की भावदशा का प्रत्यक्ष दर्शन भी मुझे लगता है वो किया जा सकता है। लंबे समय से अनेक लोगों ने दंश झेला है। शब्दों में बयां करना जिन्होंने झेला है वो मैं समझता हूं कि ज्यादा बेहतर तरीके से बयां करते हैं। आतंकवाद ने जम्मू कश्मीर को जो घाव दिया है वो जम्मू कश्मीर का घाव नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान का घाव है। जस्टिस भट्ट ने ठीक कहा। मैं नहीं जानता, लेकिन एक कोशिश जरूर हो रही है कि आतंकवाद और उसके पूरे इकोसिस्टम को समाप्त किया जाए। कितनी सफलता मिली है मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक बात मैं जरूर कह सकता हूं कि अब शांति खरीदने का इरादा कतई नहीं है, शांति स्थापित करने के इरादे से ही काम हो रहा है। और इसमें जो इकोसिस्टम है काफी हद तक उसे नस्तनाबूद करने में सफलता मिली है। मैं जानता हूं जड़ें बड़ी गहरी हैं और केवल जो दिखता है वही नहीं है। ऐसे लोग जो पूरे इकोसिस्टम में 70-75 साल से यहां से लेकर दिल्ली तक घुसे हुए हैं, वो सामान्यतया किसी को टिकने नहीं देते हैं, लेकिन परिस्थितियां बदली हैं। जो लोग चीजों को देख रहे हैं
मैं जानता हूं कि उनकी मंशा भी यही है। जम्मू कश्मीर फिर से अपने गौरव को प्राप्त करे, ये केवल जम्मू कश्मीर के लिए आवश्यक नहीं है, ये पूरे देश के लिए आवश्यक है। और वो जो मानसिकता है कि इसके कारण भारत की पहचान है, वो समाप्त होनी चाहिए। मैं समझता हूं ये बहुत खतरनाक है और इस मानसिकता को निश्चित रूप से समाप्त करना ही होगा। तभी मैं मानता हूं कि फिर से जम्मू कश्मीर अपने गौरव को प्राप्त करेगा। कुछ छोटी मोटी श्रद्धांजलि भारत सरकार ने या जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अपने हिसाब से करने की कोशिश की है, चाहे वो स्पेशल पोस्टर कवर हो या उनके गांव के विद्यालय का नाम। अभी राजेंद्र जी कुछ बातें और बता रहे थे। मैं कोशिश ये जरूर करूंगा कि भविष्य में इन कामों को भी तेज गति से किया जा सके। जो उनकी पुस्तकों की बात आपने कही है, मुझे लगता है कि इसको एकेडमी भरत सिंह जी करने में कोई दिक्कत नहीं है और उसमें धन की कोई कमी नहीं होगी। ये काम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पूछा है कि G20 मीटिंग जम्मू में क्यों नहीं हो रही है। कहां है वो लीडर जो जम्मू जम्मू कह रहे थे। उनका कहना था कि 370 दहशतगर्दी के खात्मे में रुकावट है, लेकिन आज हमारे बहादुर सिपाही मारे गए, हमारे जवान बगैर बुलेट प्रूफ गाड़ियों में चल रहे हैं, हम उनकी जान कैसे महफूज कर सकते हैं। वहीं उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करते हुए कहा कि इस G20 तमाशे की वजह से श्रीनगर में हालात खराब हैं। असल मीटिंग में शायद ज्यादातर इलाकों में लॉकडाउन और लोग अपने घरों में फंसे हुए दिखेंगे। शायद बीजेपी समझदार होकर जम्मू के लोगों को इस तकलीफ से बचा रही है जो हम यहां वादी में झेल रहे हैं। G20 ने सिर्फ श्रीनगर के रिहायशियों को सजा दी है। दूसरी जानिब बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। रैना ने इल्जाम लगाया है कि एनसी ने पिछले 70 सालों से एक दोगली और मुतसादम सियासत खेली है और हमेशा लोगों और इलाके में तकसीम पैदा करने की कोशिश की है। सोच है कि उसकी मीटिंग लद्दाख में कर सकते हैं, कश्मीर में कर सकते हैं। क्या जम्मू इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या जम्मू के लोगों के लिए G20 यहां नहीं होना चाहिए था? अफसोस है कि कोई बीजेपी का लीडर या जो चिल्लाते थे जम्मू जम्मू जम्मू, डोगरा डोगरा डोगरा, एक भी उसमें से किसी ने बात नहीं की कि यहां क्यों नहीं G20 हुआ। क्या वजह है? क्या जम्मू इंपॉर्टेंट नहीं है? और इस जम्मू टेकन फॉर ग्रांटेड क्या हमारी जेब में है? Y20 की यूनिवर्सिटी जम्मू में मीटिंग हुई थी, उसी को लेकर G20 की मीटिंग यहां होनी चाहिए। आतंकवाद कभी खत्म हो गया था? ये कहते थे 370 खत्म हो जाएगा तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा, कि 370 ही जिम्मेदार है आतंकवाद का। आज तो इतने सालों से 370 नहीं है, आतंकवाद है। अभी 5 हमारे बहादुर सिपाहियों को मार डाला। शर्म की बात नहीं है? अफसोस है मुझे। क्या उनके घर बार नहीं थे? उनको भेजा जा रहा है, नॉन बुलेट प्रूफ गाड़ी में भेजा जा रहा है। मारा नहीं जाएंगे तो क्या होगा? ये वो लोग हैं जिन्होंने 70 साल जम्मू कश्मीर के लोगों में जहर घोलकर राजनीति की है। ये वो लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर कभी लोगों को यकजहती प्यार मोहब्बत से नहीं जीने दिया। आज जब जम्मू कश्मीर के लोग एक होकर मिलकर आगे बढ़ रहे हैं खुशहाली के साथ, तो जिन नेताओं की सियासी जमीन खिसक चुकी है वो परेशान हैं और इस प्रकार का जहर घोलकर समाज को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। उनका ये षड्यंत्र नहीं कामयाब होगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर के कई वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे, केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को मैं याद कराना चाहता हूं वो दौर जब साल के 12 महीनों में से 10-10 महीने कश्मीर के अंदर बाजार बंद रहते थे, जब साल के 12 महीनों में से 10-10 महीने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स बंद रहते थे, सड़कों पर गाड़ियां नहीं चलती थी, कोई बाहर से टूरिस्ट कश्मीर में आना बंद हो गए थे, जिधर देखो उधर पत्थरबाजी का दौर चलता था। कश्मीर के अंदर जब हमारे मुसलमान भाई
जब जुमे की नमाज अदा करने या ईद की नमाज अदा करने मस्जिद में जाते थे, तो जब वापस आते थे तो उनको हमेशा डर रहता था कि कहीं से भी पथराव होगा, कहीं से भी कोई गोली चलेगी। मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, आज वो दौर खत्म हो गया। आज पूरे जम्मू कश्मीर में अमन है, चैन है, भाईचारा है। 12 महीने बाजार खुले हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज खुले हैं। और एनडीए में शामिल राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के G20 इजलास पर उठाए गए सवाल को पाकिस्तान की जुबान करार दिया है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के तर्जुमान संजय सराफ ने कहा कि पूरा मुल्क G20 इजलास पर फख्र महसूस कर रहा है, तो ये लोग पाकिस्तान की जुबान बोल रहे हैं। संजय सराफ ने कहा कि अब्दुल्ला खानदान जम्मू कश्मीर में गन कल्चर को शुरू इन्होंने किया था और जिससे 114 लोग मारे गए। इन पर FIR दर्ज होना चाहिए और इन्हें जेल में डाला जाना चाहिए। शक नहीं, हम पहले से ही बोल रहे हैं, बोथ फादर एंड सन हैज लॉस्ट देयर माइंड। इन लोगों की जो क्रेडिबिलिटी थी वो ग्राउंड जीरो पर सब खत्म हो चुकी है। अब ये लोग वहां यहाँ के बयान देना चाहते हैं और ये डिस्टर्ब करना चाहते हैं। अभी तक ये 370 की दार बजा रहे थे पिछले 50 साल से, 370-35 के ऊपर राजनीति की, कोई डेवलपमेंट और विकास तभी जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ। अब 370-35 से खत्म हो गया, अब ये G20 को देख रहे हैं। इनको पता है G20 एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा देश में। अभी तक जब भी G20 की पूरे वर्ल्ड में बात होती थी तो हमारे प्रधानमंत्री पीछे पीछे दौड़ते थे, G20 लीडर्स हमें बुलाए। आज फर्स्ट टाइम ऐसा है पिछले 70-75 साल में आजादी के कि फर्स्ट टाइम G20 हिंदुस्तान में हो रहा है और पूरा वर्ल्ड हमारे प्रधानमंत्री के पीछे दौड़ रहा है। तो ये इनकी फ्रस्ट्रेशन है, ये कभी विकास के साथ नहीं है, ये कभी डेवलपमेंट के साथ नहीं है, ये कभी भी पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ कभी खड़े हुए नहीं है प्रैक्टिकली। अब ये लोग लैंग्वेज पार वाली बात कर रहे हैं। ये पार वाले जो कह रहे हैं कि G20 जम्मू कश्मीर में क्यों होगा, पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए, ये डायरेक्टली बोले ना कि दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ आउटसाइड आवर नेबर्स। ये नेबरों की बात करते हैं, जिन नेबरों का मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, ये उनकी बात करते हैं। अब ये इसमें डिस्टर्बेंस और फ्रस्ट्रेशन में ये सब चीजें बोल रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से जम्मू में एक इजलास मुनक्किद किया गया। NC सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इजलास में शिरकत की। इन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान बीजेपी पर निशाना साधा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि लोगों को गुमराह करके आर्टिकल 370 को हटाया गया। उन्होंने कहा कि बाहर के लोग अगर जम्मू में आबाद होंगे तो डोगरा सकाफत और इलाकाई जबान खत्म हो जाएगी और इसके साथ साथ मकामी लोगों के लिए मुलाजमतें कम हो जाएंगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर ने पुंछ हमले पर भी कई सवालात उठाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू में एक प्रोग्राम के दौरान धर्म की लड़ाई छोड़कर कर्म की लड़ाई लड़ने पर जोर दिया। उन्होंने मंदिर मस्जिद की लड़ाई छोड़ने की भी अपील की है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इलेक्शन के दौरान बहुत से लोग राम के नाम पर वोट मांगने आएंगे। उन्होंने कहा कि भगवान को वोट की जरूरत नहीं है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो कभी पाकिस्तानी नहीं थे, लेकिन लोगों ने हमेशा उन पर उंगलियां उठाई। शेख अब्दुल्ला ने भी सेकुलर हिंदुस्तान के साथ रहने का फैसला किया था। और मैं आपको एक बात यकीन दिलाता हूं, एक बात याद रखिएगा, अगर उसने हमें हुकूमत लाई, मैं वादा करता हूं आपसे कि 1 महीने के अंदर अंदर आपके मसले हल नहीं होंगे। फारूक अब्दुल्ला बहुत लोग आएंगे, आपको फिसलाएंगे, आपके माँ बहनों को फिसलाएंगे, भगवान राम का लेकर वोट लो मांगेंगे। मैं जानता हूं जब इलेक्शन हुए कश्मीर में और मत निकला, इसके बड़े मेहरबान हैं लोग। मैं गया, रात के 12-12 बजे मैं तकरीरें करता था। मैंने देखा उनके झंडे क्या थे। वो जो इलेक्शन का सिंबल था वो नहीं था, झंडे पे अल्लाह लिखा था, झंडे पे मेरे पैगंबर रसूल का नाम लिखा था, झंडे पे कुरान रेहल पे रखा हुआ था। मैं घर 12 बजे पहुंचा तो मेरे आंसू आ रहे थे। मेरी मां ने मुझसे पूछा, बेटा तुम रो क्यों रहे हो? मैंने कहा, मां आज मैं पहली दफा देख रहा हूं कि आज लोगों को कहा जा रहा कि खुदा के लिए वोट दो, उसके रसूल और कुरान के लिए वोट दो। मैंने कहा, वो कब वोट दो? वोट तो मुझे चाहिए और आएंगे तुम्हारे पास
उस वक्त कहना भगवान को वोट नहीं चाहिए, वोट तुमको चाहिए। और याद रखना, ये बड़ी बड़ी ट्रिकें खेलेंगे, क्या क्या नहीं कहेंगे आपसे, मगर वोट यहां पड़ गया उसके बाद तुम जाओ भाड़ में। हमने तो कुर्सी संभाला। मैंने इनसे पिछले इलेक्शन में भी यही कहा, मगर लोग समझते थे नहीं ये तो लफंगा बेकार का, ऐसे नहीं। जब आप तुम लोग पिस रहे हो ना, धड़ाधड़ पिस रहे हो, अब तुम लोगों को याद आ रहा है कि उनने वादे क्या किए थे और किया क्या। अब होशियार रहना, अब गलती की फिर खुदा ही बचाए। हमने मुल्क को कमजोर नहीं करना है, मुल्क को मजबूत करना है। हम कभी भी पाकिस्तानी नहीं थे, मैं हर वक्त हम पे उंगली उड़ाई जाती थी पाकिस्तान। अरे हमने पाकिस्तान जाना होता तो 47 में चले गए होते, सारा पाकिस्तान में चला गया होता, हिंदू यहां से भाग गया होता। उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और शेख अब्दुल्ला था। कहा नहीं, हमें रहना है तो भारत के साथ रहना। किस भारत के साथ? जिसमें सब बराबर, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई धर्म ये नहीं, कोई धर्म वो नहीं, सब धर्म बराबर। उस भारत को बनाना है, उसमें कोई फर्क ना हो। तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, कोई भी हो, तुम भारतीय। किसी के को हिम्मत नहीं होने से शक करने की कि तुम क्या हो। वो भारत बनाना है, उसके लिए कुर्बानियां देनी है। हाँ, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। जिला कुलगाम के कई इलाकों में दोपहर के बाद अचानक बारिशों का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ। इस दौरान टनमर्ग, कुरील और इसके मुलक्का इलाकों में जबरदस्त जालाबारी हुई। भारी जालाबारी से फसल और बागात को नुकसान पहुंचने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। जालाबारी से आसपास के इलाकों में खौफ और दहशत फैल गई है। जिले में वक्फे वक्फे पर बारिशों का सिलसिला जारी है। जिला कुलगाम इंतजामिया की टीम ने एसडीएम नूराबाद बशीरुल हसन, तहसीलदार रऊफ अहमद और महकमा हॉर्टिकल्चर व मुतल्लिका महकमों ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया और यहां पैदाशुदा सूरत हाल का जायजा लिया। सब डिविजनल इंतजामिया ने किसानों को फौरी तौर पर जानकारी फराहम करने और नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत दी है। मज़गाम के कुछ एरियाज़ में, खासकर ब्लॉक मज़गाम के बहुत सारे एरियाज़ में सालाबारी हुई, जिसमें टंगमर्ग अहरबल है, वट्टू है, कोरिल, आसनूर, मंडोबल, रेवटन, अविल और मज़गाम केबीपुरा में बहुत भारी तादाद में सालाबारी हुई, जिसकी वजह से मेवा बागात को बड़ा नुकसान हुआ है और भी फसलों को नुकसान हुआ है। तो इसी ज़मीन में मेरी रिक्वेस्ट है हमारे डिप्टी कमिश्नर से कि वो एक टीम कंस्टिट्यूट करें और इन एरियाज में, अफेक्टेड एरियाज में भेजें, ताकि वो असेसमेंट करें कि लोगों का कितना नुकसान हुआ है। और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जिला रामबन में नाशरी से बानिहाल के दरमियान लगने वाला ट्रैफिक जाम अवाम के लिए वबाले जान बना हुआ है। कई घंटों तक ट्रैफिक जाम के लगने से मुसाफिर, जिनमें बुजुर्ग, खवातीन, बच्चे शामिल होते हैं, सख्त परेशानियों में मुब्तला हो रहे हैं। वहीं इमरजेंसी सूरत हाल में एम्बुलेंस तक को निकलना मुश्किल हो जाता है। लोगों का इल्जाम है कि सड़क की खस्ताहाली की वजह से कई मकामात पर कभी एक गाड़ी के निकलने में दुश्वारी होती है। वहीं ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता अफराद को भी सख्त माली नुकसान झेलना पड़ता है। 2 चक्कर लगते हैं, अभी जॉब के लिए हमारा 1 चक्कर लगता है और पूरा दिन जाम में फंस रहता है। कभी पानी दो, कभी नीचे पानी, में छोड़ते। जम्मू से इतना जाम है, उधमपुर से इतना, कम से कम 10-20 हज़ार छोटी गाड़ियाँ हैं। अगर इनके पास दिमाग नहीं है, इनको आज एक ही साइड का ट्रैफिक छोड़ना चाहिए जम्मू से। इन्हें श्रीनगर से भी छोड़ा, बीच में गाड़ी, बड़ी गाड़ी को बोलता अलाउ नहीं है। मैंने बहुत सी बड़ी गाड़ियाँ, बसेस देखे, ट्रकें देखे, बड़ा कुछ देखा मैंने रास्ते में, और इतना जाम है, बच्चे तरस रहे हैं पानी के लिए।
खाने के लिए कहाँ खाएंगे? हमने बोला अभी रामबन खाएंगे, इन्होंने बोला नहीं 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 हम घर खाएंगे, तब तक हम घर पहुंचेंगे। लिहाजा मेरी अपील है, इसमें बहुत करप्शन है, इस रोड में अरबों रुपए इन्होंने कमाया मगर रोड भी कम। सीनियर समाजी व सियासी कारकुन इमरान अमीन शाह का कहना है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात जरूरी हैं, लेकिन इसके लिए इलेक्शन कमीशन पर किसी किस्म का दबाव नहीं होना चाहिए, जबकि इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात का वक्त और तारीख मुकर्रर करने में खुली छूट रहनी चाहिए। इमरान अमीन ने अनंतनाग के तिलोनी समेत दीगर इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कई अवामी वफूद से मुलाकात की और इन्हें दरपेश मसाइल का इजाला मुमकिन बनाने के लिए एलजी इंतजामिया की जानिब रुजू करने की यकीन दहानी कराई। इन्होंने लोगों से अपने वोट का सही इस्तेमाल करने की भी तलकीन की। क्योंकि लोगों की भी ज़रूरत है, ग्राउंड पे काम होना चाहिए और एक रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं, उसमें एमएलए होता है। तो लेकिन अगर हम ये चाहेंगे कि दबाव के तरीके से लोग इलेक्शन कमीशन पे दबाव डालें, वो ज़रूरी नहीं है। जब यहाँ पे हालात ठीक हों, जब यहाँ उनको लगेगा कि यहाँ पे इलेक्शन इनेकाद करा सकते हैं, तो वो इलेक्शन का इनेकाद कराएंगे, क्योंकि वो भी चाहता है, जो इलेक्शन कमीशन है वो चाहता है कि लोग बाहर आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा वो वोट डालें। और इसलिए उनको क्लियरनेस होनी चाहिए हर एक एजेंसी से कि हम इलेक्शन का इनेकाद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तवक्का यही है कि उन पे ऐसा दबाव नहीं होना चाहिए। जब यहाँ पे माहौल साजगार हो, उसी हिसाब से वो भी अनाउंसमेंट करें कि यहाँ पे इलेक्शन का इनेकाद हो। बीजेपी यूटी नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि कुछ सियासतदान महज अपने मफादात की खातिर जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के इनेकाद का रोना रो रहे हैं, जबकि इनके पास कोई अवामी मुद्दा नहीं बचा है। कोकरनाग में पार्टी कारकुनों के एक इजलास से खिताब के बाद सूफी यूसुफ ने कहा कि बीजेपी इंतखाबात के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए वो इंतखाबी कमीशन के फैसले के इंतजार में है। इस मौके पर मोहम्मद सिद्दीक खान समेत पार्टी के दीगर लीडरान भी मौजूद रहे। लीडरान ने कारकुनों से पार्टी को मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल किया। मैं उन सियासतदानों को कहना चाहूंगा जो सियासतदान चिल्लाते हैं, चीखते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, मैं उनको आपकी वसात से कहना चाहूंगा, आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। आप जाना लोगों के पास, लोगों के मुद्दे उजागर करो। जब इलेक्शन होंगे तो तब इलेक्शन के लिए हम सब लोग तैयार है। भारतीय जनता पार्टी जब भी इलेक्शन कमिश्नर बिगुल बजा देगा, भारतीय जनता पार्टी तैयार है। बट मैं आपकी वसात से उन नेताओं को कहना चाहूंगा जो इलेक्शन के पीछे पड़े हैं, क्योंकि उनके घर खाली हो चुके हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा पहले आप अपने घर को संभालिए, लोगों की बात सुनिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान साबिक मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने दावा किया है कि वफाकी हुकूमत की मुफ्त आटे की तकसीम की स्कीम से 20 अरब रुपए का गबन किया गया है। लाहौर में एक तकरीब से खिताब करते हुए हुक्मरान जमात के रहनुमा का कहना था कि मुल्क का निज़ाम इतना करप्ट और फरसूदा हो चुका है कि डिलीवर नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि माजी में बदउनवान सरकारी अहलकारों की निशानदेही की जाती थी, लेकिन आज वो वक्त है जब हमें ईमानदार अफसरान को तलाश करना होगा। अब्बासी ने पूछा कि रमजान के मुकद्दस महीने में गरीबों को मुफ्त आटा फराहम करने के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से मुख्तस 84 अरब रुपए की सब्सिडी में से गरीबों को क्या मिला। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत की मुफ्त आटा स्कीम में 20 अरब रुपए से जायद की चोरी की गई है। वहीं उनके इल्जामात का जवाब देते हुए मरकज और पंजाब के निगरां हुकूमत ने शाहिद खाकान अब्बासी के तमाम दावों को मुस्तरद कर दिया है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर बेरी ओ फेरल एओ और कौंसलेट के दीगर मेंबरान जैक टेलर सेकंड सेक्रेटरी पॉलिटिकल और वंदना सेठ सीनियर रिसर्च ऑफिसर के साथ मुलाकात की। डॉक्टर अंद्राबी की क़यादत में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की पेशरफ्त और कामयाबियों पर गौर खौज किया गया। दौरा करने वाली टीम ने बोर्ड के इस्लाही एजेंडे की बहुत तारीफ की और जम्मू कश्मीर में रूहानी सियाहत को फरोग देने के लिए बोर्ड के तरक्याती इक़दाम का हिस्सा बनने के इम्कान तलाश करने की ख्वाहिश का इजहार किया। मरकजी हुकूमत ने बड़ी कार्रवाई की है। हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में 14 मैसेंजर मोबाइल एप्लीकेशंस को ब्लॉक कर दिया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल दहशतगर्द ग्रुपों के जरिए किया जा रहा था। जराये के मुताबिक हुकूमत ने फोर्सेस, सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस और जांच एजेंसियों की सिफारिश पर यह कार्रवाई की है। हुकूमत ने पाया कि इन ऐप्स के नुमाइंदे मुल्क में नहीं हैं। इन ऐप्स से हिंदुस्तानी कानून के मुताबिक मतलूबा जानकारी हासिल की जा सकी। एजेंसियों के जरिए इन ऐप्स के नुमाइंदों से राब्ता करने की कोशिश की गई थी।
जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पीर को मगरबी पाकिस्तानी पनाहगजीन खानदानों से मुलाकात की और इनके मसाइल सुनने के लिए मुनक़िद किए जाने वाले खुसूसी प्रोग्रामों का भी आगाज किया। इस मौके पर डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार, DDC चेयरमैन भारत भूषण और मगरबी पाकिस्तानी पनाहगजीन खानदानों के रहनुमा लबाराम गांधी के साथ इंतजामी हुकाम और पनाहगजीन खानदान मौजूद थे। इस मौके पर LG ने कहा कि मरकजी हुकूमत पनाहगजीन खानदानों के मसाइल को लेकर बहुत संजीदा है। जो लोग आए काफी कठिनाइयों में उन्होंने जीवन जिया है। 5 अगस्त 2019 के बाद उन्हें वास्तविक रूप से आज़ादी मिली, मालिकाना हक उन्हें मिले, इससे हमारा प्रशासन सहमत है। आगे कैसे इसको कानूनी जामा पहनाया जा सकता है ये हम लोग शीघ्र कराएंगे। राजनिवास लेह में महाराष्ट्र और गुजरात का यौम तासीस मनाया गया। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर BD मिश्रा इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। हिल काउंसिल के चेयरमैन व एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स, लद्दाख के MP समेत दीगर अहदेदार इस मौके पर मौजूद रहे। LG लद्दाख ने अपनी तकरीर में कहा कि इस तरह के जश्न से कौमी यकजहती में मदद मिलती है और महाराष्ट्र और गुजरात के मुलाजमीन इस पर फख्र महसूस करेंगे। MP लद्दाख ADGP डिप्टी कमिश्नर लेह ने भी इस मौके पर खिताब किया। गुजरात और महाराष्ट्र के जो लोग हैं उनके लिए ये काफ़ी अभिमान की बात है कि आज गुजरात और महाराष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ था। हमारे लद्दाख में भी काफ़ी मराठी और गुजराती भाई यहाँ पे कार्यरत हैं। कुछ लोग ITBP में हैं, कुछ लोग आर्मी में हैं और हमारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में भी महाराष्ट्र के कुछ ऑफिसर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं। उन सब लोगों को आज ऑनरेबल LG साहब के द्वारा यहाँ पे बुलाया गया, उनको सम्मानित किया गया। राजनिवास में महाराष्ट्र और गुजरात फाउंडेशन डे के उपलक्ष्य पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उसमें जिस कार्यक्रम की अध्यक्षता ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने की, तो इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने के पीछे मकसद यही रहा कि जो हमारे भारत में जो विभिन्न प्रकार के प्रदेश है उन सबका एक अपने नेशन बिल्डिंग के प्रति एक कंट्रीब्यूशन रहा है। जैसा कि आपने बताया, आज महाराष्ट्र दिन और गुजरात दिन राजनिवास लेह में सेलिब्रेट किया गया। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको एक मैसेज दिया था कि जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंडिया का जो कंसेप्ट है उसको दर्शाने के लिए, उसको जीने के लिए हर जगह ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। यहाँ पे भी ऑर्गेनाइज किया गया था, तो मराठी होने के नाते बहुत प्राउड फीलिंग थी, अच्छी फीलिंग थी। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लंदन में मुकीम जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले समाजी ग्रुपों और तलबा के साथ एक खुसूसी मुलाकात की। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हिंदुस्तान के बारे में मनफी बयानिए को दुरुस्त करने और बरतानिया में हिंदुस्तान मुखालिफ कुव्वतों को चैलेंज करने के लिए खड़े होने पर इनकी सताइश की। इन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी जम्मू कश्मीर में आबाद पाकिस्तानी पनाहगज़ीनों और जम्मू कश्मीर की बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए तारीख में जाने जाएंगे, जिन्हें शहरियत और जायदाद की मिल्कियत के आईनी हक से महरूम कर दिया गया था। इन्होंने कहा कि यह वज़ीर आज़म मोदी और BJP की क़यादत वाली हुकूमत के एजेंडे में शामिल है कि गैर कानूनी तौर पर काबिज POJK को पाकिस्तान के कंट्रोल से छुड़ाकर उसे वापस हिंदुस्तान में लाना है। तकरीबन 1 घंटे तक जारी रहने वाली मीटिंग में काम के मुख्तलिफ शोबों में मसरूफ अफराद और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाके के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शामिल रहे। जम्मू कश्मीर की डोगरा तंजीमों के अरकान और कश्मीरी पंडित कारकुन भी इस मौके पर मौजूद रहे। मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर नेशनल ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक तकरीब का एहतमाम किया। अपने मुतअल्लिक़ा शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली मुमताज़ शख्सियात ने श्रीनगर के शहर खास में मजदूरों के हुकूक का जश्न में शिरकत की। तकरीब में कहा गया कि मजदूर एक ऐसा तबका है जिसको माशरे ने हमेशा नजरअंदाज किया है। इस मौके पर नेशनल ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस की चेयरपर्सन महजबी नबी ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए मजदूर तबके से इजहार तशक्कुर किया। मज़दूरों का सेलिब्रेशन का दिन है, तो आज हम आए थे बेसिकली यहाँ पर मज़दूरों के साथ अपनी खुशियाँ बांटने, उनके साथ सेलिब्रेशन करने। बट अनफॉर्चुनेटली मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ मुझे मज़दूर कोई मिला नहीं, क्योंकि जब भी मैंने आकर यही पूछा कि मुझे मज़दूर से मिलना है तो पता चला बदकिस्मती से मज़दूर काम पर गया है। तो ये हमारे लिए काफ़ी दुख की बात है और ये मैं बार बार कहूँगी कि आज के दिन मज़दूर को सेलिब्रेशन के लिए छुट्टी का दिन होना चाहिए, which is celebrated all over the world. So happy Labour's Day to all of you.
हम सबको रादर, क्योंकि लेबर जो होता है वो कौम बनाता है, वेदर इकोनॉमिकली, सोशली, फाइनेंशियली, तो सब जो कंट्रीब्यूशन है उसको रिकग्निशन देने का ये जो दिन है, ये सिर्फ एक साल में एक दिन नहीं होना चाहिए, बल्कि एक कंटिन्यूअस एक हिस्स होनी चाहिए, एक एहसास होना चाहिए पूरी सोसाइटी को। आज जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वालों ने यहाँ पर खानियार के डाउनटाउन इलाके में उन्होंने यहाँ पर एक लेबर डे के हवाले से यहाँ पर एक प्रोग्राम किया। जैसे कि आप सबको मालूम है 1 मई लेबर डे मनाया जाता है और इस दिन जो यहाँ के जो मज़दूर हैं पूरे वर्ल्ड में जो काम करते रहते हैं, चाहे वो फैक्ट्रीज़ में चाहे वो कंपनीज़ में, उनका कितना रोल है, तो उस हवाले से आज का ये दिन मनाया गया है कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है, क्योंकि जो लेबर्स जो होते हैं उन्हीं की वजह से ये सारा दुनिया चल जाता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। महकमा PHE के मुलाजमीन ने प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने इनकी तनख्वाहों में इजाफा करने और ज़ेर इल्तवा मसाइल हल करने का मुतालबा किया। जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा तबका है आरजी मुलाजमीन के, लगभग 61,000 के करीब आरजी मुलाजमीन है जो आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जिनके हवाले से कमेटी पे कमेटियां तश्कील दी गई, उन्होंने रिपोर्ट्स पेश किए, उन्होंने सिफारिशात पेश किए और उन सिफारिशात पे आज तक अमल नहीं किया गया। नतीजतन हमारे जो अहल अयाल है फाकेशी के शिकार है, उनकी जिंदगी अजीरियन बन चुकी है। आम मजदूर है उसके साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा है, उसके हुकूक जो है वो नहीं दिए जा रहे हैं। दावे तो बड़े किए जा रहे हैं लेकिन उनके जो इक्वल हुकूक है वो उनके राइट्स नहीं मिल रहे हैं। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। हमारी अपने प्राइम मिनिस्टर से जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, जहाँ की हुकूमत है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे गुजारिश करते हैं कि आप मिनो अन जो आप ज़ुबान से कहते हो वो अमलन मजदूर के साथ दिखाए कि हम इंसाफ कर रहे हैं। सरपंच फतेहपुरा बारामूला अमनदीप कौर को अपने इलाके में तरक्याती कामों के लिए कौमी और रियासती अवार्ड हासिल किए हैं। इन्हें नेशनल अवार्ड में दूसरे नंबर और रियासती अवार्ड में पहला अवार्ड दिया गया है। वो सबसे कम उम्र अवार्ड याफ्ता सरपंच हैं। उन्होंने अवार्ड मिलने पर LG इंतजामिया और DC बारामूला से इजहार तशक्कुर किया। अमनदीप कौर ने कहा कि इनकी पंचायत को मशरूम गांव करार दिया गया क्योंकि यहां हाल ही में 19 मशरूम यूनिट्स कायम किए गए हैं, जिससे बेरोजगार तालीम याफ्ता नौजवान मर्द और खवातीन अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। उन्होंने मुंतखब नुमाइंदों को मशवरा दिया कि वो अपने अपने इलाकों में तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए मरकज के स्पॉन्सर शुदा स्कीमों से फायदा उठाएं। ज़्यादा खुशी हो रही है। मैं कभी आज तक ये सोच भी नहीं पाई थी कि मैं नेशनल और स्टेट में जाऊंगी, जिस हालांकि हमने नेशनल में 2nd पोजीशन लिया है एंड स्टेट में हमने 1st पोजीशन लिया है। अब मैं चाहूँगी, मेरा होप रहेगा आगे की नेशनल में जाके मैं 1st पोजीशन लेके आऊँ और JKUT का नाम रोशन करूँ। एंड हाँ, वुमेन फ्रेंडली पंचायत है, देख ली आपने, सुना ही है। इसको ऑलरेडी नाम दिया गया था, एक मशरूम हाउस, मशरूम विलेज का नाम दिया गया है। अब चाहते हैं कि आगे जाके जहाँ आज 19 यूनिट है हमारे मशरूम के, आगे जाके तादाद बढ़े और भी बढ़े, और अब हम यूनिट्स फिर से और जनरेट कर रहे हैं। GMC बारामूला में मरीजों के रजिस्ट्रेशन के लिए डिजिटल तरीके को शुरू किया है। अस्पताल ने स्कैन और शेयर खिदमत शुरू की हैं। मरीजों को अब OPD रजिस्ट्रेशन के लिए तवील कतार में खड़े रहने की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल GMC बारामूला प्रोफेसर रूबी ऋषि ने सेहत की देखभाल में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि मरीजों को अपने फोन में ABDM ऐप डाउनलोड करने के बाद अस्पताल में दिए गए QR कोड को स्कैन करना होगा। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन काउंटर पर खुद ब खुद एक टोकन तैयार होगा। रजिस्ट्रेशन काउंटर पर मरीज को टोकन नंबर के साथ OPD टिकट मिलेगा। GMC बारामूला में सेहत की देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की तरफ एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है एक जो हमने रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, दैट इज ई रजिस्ट्रेशन। ये आयुष्मान भारत हेल्थ मिशन का एक इनिशिएटिव है, जिसमें ये है कि जो पेशेंट्स हमारे OPD के लिए लंबी लंबी क्यूज में होते थे, काफी टाइम तक उनको वहाँ वेट करना पड़ता था, तो उसमें उनको बहुत दिक्कत आती थी। और उनका अब इस सिस्टम से क्या हो जाएगा कि एक QR बेस्ड जनरेट हो जाएगा, उनका एक टोकन नंबर या रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, और जिसके लिए उनको अब क्यूज में नहीं रहना है, एक स्मार्टफोन्स का यूज करके वो एक ऐप डाउनलोड करेंगे और उसमें फिर ये उसकी सारी डिटेल्स जो आधार
कार्ड से जो डिटेल्स उनको डालनी है और उससे उनको जनरेट हो जाएगा अपना एक टोकन नंबर, रजिस्ट्रेशन, और उनको आके बस सिंपली अपने डॉक्टर साहब को पास जाना है जिस ओपीडी के लिए उन्होंने ऑप्ट किया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर के 25 तलबा के एक ग्रुप ने कश्मीर का पहला रेसिंग मॉडल गो कार्ट को तैयार किया है। श्रीनगर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के तलबा के जरिए तैयार करदा गो कार्ट रेसिंग मॉडल ने ऑल इंडिया गो कार्टिंग मुकाबले में हिस्सा लिया, जो तमिलनाडु के कोयम्बटूर में केरी मोटर्स के जरिए मुनक्किद किया गया था। गो कार्ट को मुख्तलिफ आलात से डिजाइन किया गया है और गाड़ी में बजाज पल्सर 150 का इंजन इस्तेमाल किया गया है। यह डीजल पर चलती है और 150 फी घंटे किलोमीटर तक दौड़ सकती है। ट्रायल रन कामयाबी से चलाया गया और इसने सड़क पर जाने से पहले तमाम आम टेस्ट पास कर दिए। न्यूज 18 ने NIT की मैकेनिकल इंजीनियरिंग टीम, गरोडा के तलबा और फैकल्टी से खुसूसी तौर पर बातचीत की। प्रोजेक्ट में हम आगे 25 स्टूडेंट्स इन्वॉल्व थे। मुझे लगता है ये लास्ट ईयर से इन्वॉल्व थे, एक्टिवली इन्वॉल्व थे। इनने काफ़ी वो स्टेजेस से ये दे पास्ट टू मैनी स्टेजेस इन दिस प्रोजेक्ट। इनफैक्ट इनने एक वो स्कूटी ना बजाज पल्सर का इंजन इसमें जोड़ दिया ना, इनफैक्ट उसमें काफ़ी मॉडिफिकेशन किया। इनफैक्ट ये गो कार्ट प्रोजेक्ट जो था ना, इनफैक्ट इट इज़ इन लाइन विद NEP 2020 पॉलिसी ऑफ द मिनिस्ट्री। उसमें होता ना स्टूडेंट्स शुड डेवलप स्किल्स ऑफ देयर ओन। Recently our team went to Coimbatore and it's first of its kind moving from Valley to have a thing. So I could strongly appreciate my department head, faculty advisor Palisar, and of course my students. Like they were more dedicated because it was a hard work for more than 6 months. Like he started way back in October and we completed in March. So it was like lot of struggle. You know, like what is happening in Kashmir, each and everything we have to import from other part of the countries. Basically the strongness in our team is like they know each and every bolt and nut, because when there were around 36 team, everyone came with the go kart completely. ये बहुत अच्छा एक मौका था जिसमें हम अपने NIT श्रीनगर को पूरे देश के प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट कर पा रहे थे। इसमें 30-35 टीमें थीं जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट IITs, NITs और अदर प्रीमियर इंस्टीट्यूट से आई थी। उसमें हमारी टीम एक थी और फाइनली हम लोग फाइनल राउंड तक पहुँचे। सो दैट इज़ द प्राउड मोमेंट ऑफ फॉर द NIT श्रीनगर। और हमारे स्टूडेंट ने इतनी कैपेबिलिटी दिखाई, क्योंकि हमारे लिए ये ले जाना बड़ा मुश्किल था कोयम्बटूर। हम पूरा व्हीकल को पहले डिसमेंटल किया, डिसमेंटल करके बैग्स में भर के व्हीकल लेके गए और उसके बाद उस व्हीकल को फिर से असेंबल किया। दैट इज़ द वहाँ के लिए जो कोयम्बटूर के पीपल थे उसके लिए एक बिल्कुल सरप्राइज़ था कि एक व्हीकल को हम लोग बैग में लेके आ रहे हैं और वहाँ पे आके असेंबल करके और उनके साथ कम्पीट कर रहे हैं। We were supposed to look after the engine and its placement and its speed, velocity calculations and acceleration thrust, and that was a great experience being part of this team. We have got to learn many things, and that was a great team actually. और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है बांडीपुरा से। खबर बांडीपुरा से है। खबर के मुताबिक दहशतगर्दों के 4 मददगारों पर मामला दर्ज किया गया है। दहशतगर्दों के 4 मददगारों पर, जो लोग दहशतगर्दों को मदद करते थे, उन पर मामला दर्ज किया गया है और ये मामले पब्लिक सेफ्टी एक्ट PSA के तहत ये मामले दर्ज किए गए हैं। और ये मामला है दहशतगर्दों को मदद करने का, यानी जो लोग इस किसी भी ऐसे केस में जो दहशत से जुड़ा है, कोई ऐसा वाकया जो आतंक से जुड़ा है, तो आतंकवादियों को मदद करने के चार्ज में, इस इल्जाम में दहशतगर्दों के 4 मददगारों पर मामला दर्ज किया गया है और ये मामले पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत दर्ज किए गए हैं। बांडीपुरा से यह खबर। आगे बढ़ते हैं। माहिरीन के मुताबिक मंशियात के खिलाफ जंग की वजह से कश्मीर में मंशियात की सप्लाई में कमी नुमायां हो रही है। कश्मीर के लोग चाहते हैं कि मंशियात मुखालिफ जंग लगातार जारी रहे ताकि मंशियात से पाक कश्मीर का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सके। आप ये रिपोर्ट देखें, हमें दे इजाजत। शुमाल से जुनूब तक जम्मू और कश्मीर पुलिस की मनशियात के खिलाफ जंग हर रोज भारी मिकदार में नशा आवर अशिया जब्त किए जाने के साथ जारी है और पूरे यूटी में
पेडलर्स को बुक किया जा रहा है और चार्जशीट फाइल की जा रही है। पुलिस के मुताबिक वादी कश्मीर में NDPS एक्ट के तहत 1021 मुकदमात दर्ज किए गए और 2022 में 1685 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया और ये जंग बिला तातुल जारी है। माहिरीन का कहना है कि नशा करने वालों की गिरफ्तारी से नशा आवर अशिया की सप्लाई लाइनें टूट रही हैं। वहीं बहुत से नशे के आदी अफराद अब तिब्बी मदद और मुशावरत के ख्वाह हैं। One good thing which is happening for last 15 to 20 days मैं देख रहा हूँ, पहले जब कोई पेशेंट बच्चा इसमें आता था then we say कि अब आप ट्रीटमेंट क्यों चाहते हो, he would say health reasons या family reasons और रिश्तेदारों का रीज़न। लेकिन आज का जो रीज़न दे रहे हैं और now we are getting people क्यों ले रहे हैं, सर आप मिल नहीं रहा है, मिलना मुश्किल हो गया। That is a very positive thing for all of us and in fact what we are seeing through newspaper items कि गवर्नमेंट कितनी टफ हो गई है, पुलिस हमारी कितनी इन्फोर्स कर रही है। I wish and I am absolutely hopeful the government has initiated the action। अगर ये सस्टेन होनी चाहिए और ये सस्टेन हो गया and I am sure कि by 6 months drug abuse will be I would say a history। पुलिस ने मंशियात मुखालिफ कार्रवाइयों को तेज कर दिया है। इस बात का इंकिशाफ हुआ ये दरअसल नार्को टेरर लिंक है जो जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अगरचे कुछ लोगों का ख्याल है कि जम्मू कश्मीर मंशियात से पाक होता अगर पुलिस ने इस मुहिम को पहले शुरू कर दिया होता। लोग पुलिस की कार्रवाई को सराहते हैं और चाहते हैं कि ये मुहिम लगातार जारी रहे। चाहे वो बॉर्डर एरियाज की हम बात करें या सिटी की बात करें या रूरल एरियाज की बात करें, हर जगह जम्मू कश्मीर पुलिस फोर फ्रंट पे एक्टिवेट है। इन ड्रग्स डीलर्स, स्मगलर्स, एडिक्ट के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई हो रही है और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में हम अपने स्टेट को, इस यूटी जम्मू कश्मीर को एक ड्रग फ्री स्टेट की हैसियत से देखेंगे, क्योंकि जिस लिहाज से इस वक्त सिविल सोसाइटीज, जम्मू कश्मीर पुलिस और NGOs इसमें काम कर रही है। दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में अब गैर सरकारी तंजीमें और सिविल सोसाइटी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। तमाम सरकारी महकमे मंशियात के खिलाफ आगाही प्रोग्रामों में हिस्सा ले रहे हैं। डॉक्टर नाहिदा नजीर ज़हनी सेहत पर कश्मीर अमेरिकन सोसाइटी की नुमाइंदगी करती हैं। वो मंशियात के खिलाफ इस जंग में कम्युनिटी की हिमायत और शराकतदारी पर जोर दे रही है। डॉक्टर नाहिदा का कहना है कि नशे से छुटकारा पाने के लिए पेडलर्स के खिलाफ कार्रवाई और कम्युनिटी की मदद से इस बिद्दत से छुटकारा हासिल करने में मदद मिलेगी। हमारे कल्चर में जो फैमिली का सपोर्ट है, माँ बहन, इट्स वी डोंट हैव दैट इन द वेस्ट, सो दैट्स एन इनक्रेडिबल फैमिली सपोर्ट। हाँ, पर कभी कभी वो शन करते हैं, टैबूज, वो चीज़ें भी हैं। तो पर अब जो ये अवेयरनेस हो रही है उससे एक बैलेंस आ रहा है और उससे इट कैन ओनली बी अ गुड पॉजिटिव अबाउट, इट्स नॉट जस्ट विल पावर। इवन ये बच्चे, मैंने आई मेट सम ऑफ देम, दे आर सो हेल्पलेस इन द फेस ऑफ देयर एडिक्शन। वो चाहते हुए भी नहीं कर पाते, देयर बॉडीज उनका साथ नहीं देती हैं। सो दैट्स व्हाई मेडिकेशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट। यू कैन नॉट मूव अवे कि अपने इस पे करेगा। पुलिस ने बहुत से नार्को टेरर मॉड्यूल्स का पर्दाफाश किया है और बहुत से बदनाम जमाना मंशियात फरोश सलाखों के पीछे हैं। सिर्फ 2022 में 917 अफराद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। कुछ लोगों के खिलाफ PSA की दरखास्त की जा रही है और इससे भी अहम बात यह है कि मंशियात फरोशों की जायदादें जब्त की जा रही है। इन तमाम इक़दामात से तासुर में तब्दीली आई है। लोग इनकार से बाहर निकल आए हैं और बहुत से वालिदैन अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। मंशियात के आदि केसेस की रिपोर्टिंग कई गुना बढ़ गई है। आदत जिसको समझे हो वो मर्ज कभी बन जाएगा, फिर अर्ज न कुछ कर पाओगे। गर तब्दीली की गुंजाइश ने साथ दिया तो ठीक सही, पर इसने भी गर छोड़ दिया तो यार बड़ा पछताओगे। तब्दीली की ये गुंजाइश अब साफ नजर आ रही है। एक तो पुलिस की ये कार्रवाइयाँ और उस पर समाज में आवाम की सोच बदल रही है। लोग अब समझने लगे हैं कि नशा एक मर्ज है जिसका इलाज मुमकिन भी है और मौजूद भी। ये ऐसा मर्ज है जो कभी भी किसी को भी लग सकता है, किसी का भी लख्ते जिगर इसके घेरे में आ सकता है, किसी के भी दिल की धड़कन इसमें डूब सकती है। रास्ता साफ है, धुंधलके अब हट गए हैं और यह रास्ता एक तो डी एडिक्शन सेंटर की तरफ बढ़ रहा है तो दूसरा मौत की तरफ। अब रास्ता चुनना है हमें भी एक समाज के तौर पर।
आइए सब मिलकर नशे के खिलाफ इस जंग में शामिल हो जाएं। शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18, श्रीनगर।